So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. We will start with the practice question. Before the start, we will have a correction. कल वाला में जो हम लोग ये कर रहे थे, ये गलत था, सेकेंड ऑप्शन. It was exceeding 100 किलोमीटर. तो 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि दिस इज द लास्ट लाइन है, तो वहाँ पे मुश्किल से 5-6 किलोमीटर है. अगर ये लोग प्लेन भी होगा तो वो तो दिखेगा ना. आखिर में टोपोस्फेयर में ही होगा. मैक्सिमम हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी 10 किलोमीटर ही होता है. तो बाय दैट ये 100 किलोमीटर था. आई वॉज कंसिडरिंग इट एज द 10 किलोमीटर. तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो सेकेंड विल बी इनकरेक्ट. तो ओनली होगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द टुडेज प्रैक्टिस क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बदागास कम्युनिटी इज करेक्ट. पहला है, दे प्राइमरली inhabit the Western Ghat in Kerala. दूसरा है, their language is closely related to Tamil. तीसरा है, they were listed as scheduled tribe in 1931 and 51 census but later removed. लास्ट है, the Badagas communities follow the matrilineal inheritance. कौन सा सही है? बदगास कल देखा था ना, फ्रंट पेज पे पिक्चर्स था. कहाँ पे वो थे? वेस्टर्न घाट में थे, पर वेस्टर्न घाट के तमिल वाले एरिया में थे, नॉट इनटू द केरला वाले एरिया में. तो पहला इनकरेक्ट है. ठीक है. दूसरा इनका इनकरेक्ट है बिकॉज देयर लैंग्वेज इज नॉट क्लोज टू द तमिल बट इट इज द कन्नड़ा. कन्नड़ा से उनका पास में है. माना जाता है कि वो कर्नाटका वाले एरिया में रहते थे, माइग्रेट करके तमिलनाडु में गए थे जब मुस्लिम परसिक्यूशन हो रहा था. कुछ ऐसा टाइप का लॉजिक है. कईयों का मानना है कि वो वहीं के इनहैबिटेंट हैं. तो देयर इज द डिबेट. तो ये भी सही नहीं है. थर्ड है, दे वर लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन 1931 एंड 51 सेंसस बट रिमूव्ड. ठीक है. तो अभी जो मेन इश्यू चल रहा है, उनकी जो डिमांड है कि एसटीज में लाना है, ये सही है. 31 एंड 51 में वो एसटीज में थे, अभी रिमूव कर दिया गया, तो अभी उनका डिमांड चल रहा है. तो दिस इज द करेक्ट. यहाँ पे है, मैट्रिलिनियर इनहेरिटेंस नहीं होता है, इनमें भी पैट्रिलिनियर होता है, फादर से सन के पास जाता है, नॉट फ्रॉम द मदर टू डॉटर. तो ये भी इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. Next question, BrahMos missile is developed through a joint venture between India and which of the following countries? आप लोगों में से बताइए. ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग पढ़ रहे थे ना, फिलीपींस के साथ हमारा डील चल रहा है. तो किस किस के बीच का है ये? इंडिया एंड रसा. ठीक है. तो इंडिया एंड रसा. और ब्रह्मोस क्यों नाम दिया गया है? रशिया का मॉस्को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग औरंगजेब्स टॉम्ब. औरंगजेब्स burial expense were covered by the Mughal treasury. Second, the tomb was built with the red sandstone and has a cavity in the middle. The tomb complex also houses burial site in first of Nizam of Hyderabad and Aurangzeb's son Muhammad Ajam Shah. Last, the tomb is roofed by large Mughal style dome. ये तो थोड़ा सा जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा. आप बताइए. आप में डीएबल नहीं, आप में से पूजा. देखिए, पहला है कि औरंगजेब्स बरियल एक्सपेंसेस वर कवर्ड बाय द मुगल ट्रेजरी. अभी 1-2 क्लास पहले ही बताया था कि औरंगजेब खुद सिलता था और अपना जितना भी एक्सपेंस है वो खुद अपने खर्च से निकालता था. इसीलिए उसको, अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला मैटर नहीं होता तो उसको बहुत महान में भी काउंट किया जा सकता है. एज ए बहुत इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल होता है कि आप इतने बड़े राजा हो के आपके पिताजी ताजमहल बनवाए, आप आके खुद का एक्सपेंस खुद के पैसे से कर रहे हैं. तो वो सिलता था. ठीक है. तो ये गलत है. पहला अगर गलत है तो एलिमिनेशन हो सकता है. फर्स्ट इनकरेक्ट. तो ये और ये एलिमिनेट हो गए. बचा बी एंड सी. दोनों में काम कॉमन है, तो 2 सही है.
हमें आए या ना आए, दो सही है। तीसरा और चौथा में कंफ्यूजन है। यहाँ पे देखिएगा कि तीसरा बोल रहा है कि द टॉम्ब कॉम्प्लेक्स आल्सो हाउसेस द बरियल साइट ऑफ द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद एंड औरंगजेब सन मोहम्मद आजम शाह। ठीक है, तो अगर ये औरंगाबाद है, बहुत करीब है तेलंगाना के, निजामत के पास है, तो ये सही हो सकता है। देखिएगा यहाँ चौथे में बोला है द टॉम्ब इज रूफ्ड बाय द लार्ज मुगल स्टाइल डोम। बहुत सिंपलिसिटी से उन्होंने कराया था, कुछ भी ऐसा डोम नहीं था। ठीक है, तो दिस विल बी द इनकरेक्ट। वैसे जहाँ पे भी, जहाँ जहांगीर आए तो खूबसूरती इतना ऑस्थेटिक नहीं रहेगा, ऑस्थेटिक वैल्यू जहाँ इसमें औरंगजेब में कम है, शाहजहां में ज्यादा है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 4 नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी 3। तो इट विल बी द 2 and 3, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider following statement about the BrahMos missile. BrahMos is two-stage missile system with the solid fuel booster and a liquid fuel ramjet engine. साइंस एंड टेक में ये सब पढ़ाया गया है आप लोगों को। रामजेट इंजन का क्या कॉन्सेप्ट है? पूजा नहीं, आपका नहीं पता है, पहला वाला। दूसरा बोला है टू स्टेज मिसाइल सिस्टम, यहाँ पे फ्यूल एक में आप सॉलिड रखेंगे, दूसरे वाले में आप रामजेट सिस्टम रखेंगे। रामजेट सिस्टम में मेन है कि नॉर्मल कोई भी आपका जेट, कोई भी रॉकेट छोड़ा जाता है तो फ्यूल पहले से ही रखते हैं और ऑक्सीजन भी रखते हैं ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए। फ्यूल का जो रिएक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, उसके लिए ऑक्सीजन आप रखते हैं। रामजेट सिस्टम एक नया आया है। रामजेट सिस्टम ये है कि ऑक्सीजन हम पहले से ही जो हमारा रॉकेट है उसमें स्टोर नहीं करेंगे। उसके लिए एक हमने मशीन बनाया है जो इन्वायरमेंट में घूमेगा ही, तो इन्वायरमेंट में जो एयर है उससे जो ऑक्सीजन है वो ले लेगा। तो इससे होगा कि आपकी जो फ्यूल के लिए वेट होता था वो कम हो जाएगा, तो आपका इंजन और एफिशिएंट हो जाएगा। रामजेट सिस्टम वही है कि ऑक्सीजन आप जहां तक इन्वायरमेंट है वहां पे आप अपने इन्वायरमेंट से लेंगे। ये अलग बात है कि जब आप इन्वायरमेंट से बाहर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत वहां पे आपके खुद के फ्यूल टैंक से पड़ेगा। लेकिन हमें तो लड़ाई इन्वायरमेंट वाले में ही करना है, ट्रोपोस्फीयर वहां पे है, तो ये सही है। बूस्टर होगा जहां पे पुश करेगा, इनिशियल जो उसका थ्रस्ट देता है, और उसके बाद रामजेट इंजन के थ्रू हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। पहला करेक्ट है। दूसरा है द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड ब्रह्मोस ए विद द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सही है। इसको अच्छा गेस भी किया जा सकता है, सही है कि गलत है? देखिए तेजस तो अभी फुल्ली इनकॉर्पोरेट भी हम लोग नहीं किए, इंजन में ही अभी लगे हुए हैं। तो अभी हम कहां से ब्रह्मोस उस पे लगा देंगे? जो सुखोई हमने रशिया से खरीदा है उस पे हमने इसको माउंट किया है। ठीक है, सुखोई पे माउंट है, नॉट ऑन द तेजस। तेजस तो अभी हम लोग इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो इंजेक्ट हो जाए, ठीक है, बाद में हम उस पे माउंट करेंगे, तो ये गलत है। पहला सही दूसरा गलत, कोई ऐसा ऑप्शन है? पहला सही दूसरा गलत, दूसरा किसी में है? दूसरा जहां से रिमूव हो जाए इसमें है, तो ये गलत, ये गलत, यही है रिमूव हो जाएगा। 3 और 4 करेक्ट है। एक अगर एलिमिनेट किया तो 3 तो सही, ऑप्शन देख के भी पता चल कर लेंगे कि एक अगर गलत तो दूसरा, ये सब सही है। फिलीपींस के साथ चल रहा है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रह्मोस कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड, सी एंड द सबमरीन, कहीं से भी करेंगे तो ये सही है। Next question, which one of the following countries is not a member of Forum for India Pacific Island Cooperation? FIPIC, कल पढ़ रहे थे ना वांटुआ, इसके रिगार्ड में क्या आंसर है? बी तो है, यही तो हम पढ़ रहे थे कि वो था, उसका लास्ट में लिखा था ना, इट इज द मेंबर ऑफ दैट। फिजी, तुवालू, मालदीव्स कौन नहीं है? मालदीव पार्ट है कि नहीं पार्ट है?
लॉजिकली आप जा सकते हैं, आप सही जा रहे थे। इंडियन ओशियन में है मालदीव, हमें पता है ना, पैसिफिक में है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। तो ये पता ना हो तो भी आप मालदीव करेक्ट करेंगे। मालदीव जस्ट नीचे है हमारे, ठीक है। पैसिफिक तो आपका टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम जाएंगे, जब आप फिलीपींस वाला एरिया क्रॉस करेंगे तब आने स्टार्ट होगा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 6. Which constitutional amendment act reduced the period of parliamentary approval of proclamation of emergency from 2 months to 1 month? कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे आप लोगों में से? इंदिरा गांधी ने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? 42nd। तो ये होगा, उसके बाद 42nd के बाद ही होगा, तो वैसे सब 42nd के बाद ही है। जस्ट उसके बाद गवर्नमेंट गिर गई थी और नई गवर्नमेंट आई थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ उन्होंने सब कुछ रिस्टोर किया था। तो दिस विल बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 38 के थ्रू हम लोग मिनरेवा मिल्स केस में गए थे, ठीक है। वहां पे उन्होंने जुडिशियल रिव्यू ही हटा दिया था, तो ये सब प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider following statement regarding parliamentary approval of proclamation of emergency. Statement 1, every resolution approving continuation of emergency must be passed by the both house of parliament by special majority. Second कह रहे हैं कि special majority means majority of total member of house and a 2/3 majority of members present and voting. आप बताइए पूजा। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, खासकर यहाँ पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल छूट गया है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखते थे क्या था, स्पेशल मेजॉरिटी ही था, कल आप लोग बता रहे थे, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा? पहले तो एब्सोल्यूट को क्रॉस करना चाहिए। एब्सोल्यूट क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द वोटिंग एंड प्रेजेंट। जितने लोग इकट्ठा है उनका 2/3 होना चाहिए जो इस समय पार्लियामेंट में मौजूद हो। क्लियर हो रहा है? सो द करेक्ट आंसर विल बी, क्या होगा? स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन उसका कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्रोविजन विद द रिलेटेड आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे है आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, आर्टिकल 360, आर्टिकल 252। इधर दिया हुआ नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फेलियर ऑफ स्टेट कंप्लाई विद द यूनियन डायरेक्शन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप में से वन का डी, ठीक है। टू का ए, ओके। 3 का 360 होगा। 4 का सी, तो ये बचा, तो वो ऐसे भी हो गया बी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर ए का 1 का डी, 2 का ए, 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, यही है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैच कराने के लिए आता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये दोनों पैटर्न पीसीएस का है, स्टेटमेंट वाला यूपीएससी का है, तो हम लोग मिक्स करेंगे, दोनों में टॉप करना है। 44th Constitutional Amendment Act imposing restriction on President rule extension. First instance of President rule in Punjab. Then the Supreme Court SR Bommai case judgment restricting arbitrary use of 356. And most recent imposition of President rule in Jammu and Kashmir. तो सबसे पहले कौन आएगा?
प्रेसिडेंट रूल पंजाब कब था? 1951। तो 2 विल बी एट द फर्स्ट, तो ये और ये आ गया। दोनों में 4 लास्ट में है, मोस्ट रिसेंट है, तो वैसे भी हमें लगेगा कि यही सबसे पास का होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें और इसका डेट पता हो तभी आप बता पाएंगे 2 और 3। ठीक है, 1978 अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये 1994 है। ठीक है, as per my case 1994, so the correct answer will be first it will be 2, then it will be A। ठीक है, 2 1, तो फिर 3, फिर 4, A will be the correct answer। मेंस का आंसर लिखा होगा। आज आप लोग कॉपी अपना अपना ले लीजिए, जो आंसर है बहुत लोगों का इवेल्युएट हो गया है, कलेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर कल दिया था। अंजलि लिखा है? अच्छा लिखे नहीं थोड़ा सा में क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है? क्या लिखा है इंट्रोडक्शन? क्वेश्चन पूछ रहा है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिस्कस द रोल ऑफ पैट्रियार्कल नॉर्म इन रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एक्सेस टू द पब्लिक स्पेस। तो पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो रिस्ट्रिक्ट करता है वुमेन्स को एंट्री इनटू द पब्लिक स्पेस, तो पब्लिक स्पेस एंड पैट्रियार्कल नॉर्म आप दोनों को कहीं ना कहीं अलाइंड करेंगे। ठीक है, एक दूसरे का रिलेशनशिप किस तरीके से प्रोहिबिट कर रहा है एक दूसरे को, वो यू हैव टू ब्रिंग। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी आप लोग लिख सकते हैं ये आंसर। ठीक है, देन हाउ कैन चैलेंजिंग एवरीडे बैरियर्स लीड टू द मीनिंगफुल प्रोग्रेस इन द जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पे अगर और अच्छा लिखना हो तो जेंडर इक्वालिटी में आप वीमेन एंड मेल का तो लाएंगे, आप ट्रांसजेंडर को भी ला सकते हैं, तो आपका आंसर और अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मेल फीमेल बाइनरी है। ठीक है, तो कोई भी जेंडर हो, ऑल यू कैन ब्रिंग, तो थोड़ा सा और आंसर आपका अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग लिख ही सकते हैं पब्लिक स्पेस का देख के पैट्रियार्कल जो नॉर्म सेट है कि किस तरीके से वुमेन्स को बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से सुपीरियरिटी ऑफ मेल होना चाहिए, जो हमारा एक तरीके से कंप्लायंस हम लोग लगाते हैं वुमेन्स के ऊपर कि आपको कंफर्म करना है सोशल नॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स यू कैन डिस्कस। ओके, सोसाइटी का ये है, सोसाइटी का ही है ये। हम्म, लेकिन करंट अफेयर्स में इतना ही सब आएगा कि सोसाइटी का क्लास से ज्यादा हम करंट अफेयर्स में चीजों को पढ़ेंगे। हर दिन एक आर्टिकल होता है, ये द हिंदू का बहुत स्पेसिफिक होते हैं सोसाइटी के पर्टिकुलर, एक आर्टिकल तो टोटल डेली बेसिस पे वी आर गेटिंग। यही है, सोसाइटी आप पढ़ लेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए पॉइंट्स आने लगेंगे और इजी वे में। लेकिन अगर हम लोग करंट अफेयर्स भी डेली पढ़े तो स्टैटिक पार्ट से ज्यादा हम इससे कवर कर लेंगे। Now we will start with the today's news analysis. We will start with the first page पे जो है जीएस पेपर 1 से स्टार्ट हो रहा है। इस्लामिस्ट पार्टी अटैक्स माइनॉरिटी अहमदियाज इन द पाकिस्तान पंजाब। ठीक है, दूसरा है कि एक्स फिलिपिन प्रेसिडेंट हेल्ड फॉर द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पहला न्यूज है इस्लामिक पार्टी अटैक द माइनॉरिटी अहमदियाज। तो हमारे लिए यूज का है व्हाट आर द अहमदियाज। तो एक तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि देखिए जो टू नेशन थ्योरी है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, वो हमेशा फेल होता है। ये सब एग्जांपल है, जैसे आप पुराने एग्जांपल में देखते हैं कि जब बांग्लादेश बना था दोनों मुस्लिम ही कंट्रीज थे, बांग्लादेश का भी एरिया भी एंड पाकिस्तान का भी एरिया, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे वो डिवाइड हो गए। अभी देखिए पाकिस्तान पूरा मुस्लिम है, लेकिन उनमें भी बहुत से सेक्ट हैं, उनको लेके विरोध हो रहा है, वो अपने ही मस्जिद को तोड़ रहे हैं। तो मस्जिदों में खुद बम तोड़ रहे हैं कि ये हमारे टाइप का मस्जिद नहीं है। तो अहमदिया इज वन ऑफ द सेक्ट इन द इस्लाम। इनका थोड़ा सा मेन इस्लाम से इसलिए डाइवर्जन हो जाता है कि अहमदिया जो स्टार्ट किए थे मिर्जा गुलाम अहमद 1889
गांधी जी के समकक्ष ही थे, वेरी क्लोज टू द गांधीयन फेज, ठीक है। जब हमारा मॉडरेट फेज स्टार्ट हो रहा था, 1885 में कांग्रेस बना, उसके बाद 1889 में इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। ये एक तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट था। इस्लाम के अंदर में बहुत से रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, जैसे आप अलीगढ़ में चल रहा था अंडर द सैयद सैयद अहमद खान के अंडर में, ठीक है। तो ये जो चला रहे थे, ये लाहौर के आसपास चला रहे थे, पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। इनका मेन इस्लामिस्ट जो व्यू है उससे इसलिए डिफर करते हैं कि इस्लाम में माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद है वो लास्ट प्रॉफिट हैं, और मिर्जा गुलाम अहमद जो हैं, जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं भी लास्ट प्रॉफिट हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पूरे इस्लाम को ही गलत ठहरा देंगे, क्योंकि पूरा प्रॉफिट कह रहे हैं कि हम लास्ट है, हमने पूरा का पूरा सच्चाई बता दिया, आप कोई जरूरत नहीं है सच्चाई जानने को। आप कह रहे हैं नहीं, सच्चाई थोड़ी बचा हुआ है, वो हम बता देते हैं। तो इसलिए मेन इस्लामिक जो सेक्ट है, सिया भी सुन्नीस भी, ऑल दे अपोज, ठीक है। दूसरी चीज है कि इन्होंने कहा था कि क्रिश्चियनिटी में भी बोला कि जीसस को क्रूसिफाई किया गया था तो वो मरे नहीं थे, वो भाग आए थे इंडिया, और बाद में 120 साल जिंदा रहे, फिर जाके उनका डेथ हुआ। तो इनका ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का है, इसलिए इनका एक तरीके से रिफॉर्म इसलिए है कि इन्होंने बहुत कुछ जो ऑर्थोडॉक्सी थी उसको थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश किया था, मॉडर्निटी थोड़ी लाने की कोशिश की थी। सबसे ज्यादा मॉडर्निटी इन्होंने लाया था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद, जो जिहाद को पहले माना जाता था कि धार्मिक युद्ध है ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, इन्होंने कहा नहीं, ये विचारों का युद्ध है, आपको किसी से लड़ना नहीं है, अपने विचार को सही करना है, उसी से ही इस्लाम पे आप करीब पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जिहाद का इन्होंने थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग दिया था, और सब जो चीजें हैं वो यहाँ पे है। बाद में खुद अहमदिया सेक्ट दो भागों में डिवाइड हो गया, जब इनका डेथ हुआ, इनके बाद एक और इनके उत्तराधिकारी हुए, उत्तराधिकारी का नाम था मौलवी नूर अल दीन, ठीक है। तो इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ इतना पता हो कि अहमदिया सेक्ट एक इस्लामिक जो रिलीजन है उसमें एक अदर सेक्ट आता है, बस ये पूछ सकता है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। मेन उनका था कि डिफरेंस इसलिए है कि जो मेन फेज का जो इस्लामिक थॉट है उसमें माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं लास्ट हूँ, इसके बाद अब पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। दुनिया तो नहीं खत्म हुआ, अभी भी है हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर में। इनका जो दो सेक्ट है, एक को कदियानी ग्रुप कहते हैं, ठीक है, और हमेशा लड़ाई यही होता है कि असली सक्सेसर कौन है। दूसरे को लाहौर अहमदिया मूवमेंट कहते हैं। लाहौर अहमदिया मूवमेंट बहुत कुछ मतलब इनका जो कंट्रोवर्सी था कि ये लास्ट प्रोफेट है, इसको नहीं मानता है, लेकिन इनकी जो रिफॉर्म मूवमेंट है उनको ये लोग मानते हैं, उनके थॉट को मानते हैं कि इनका थॉट सही है, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि नॉट ए लास्ट जो प्रोफेट। नेक्स्ट न्यूज है कि एक्स फिलीपींस प्रेसिडेंट हेल्ड फॉर द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलीपींस के पुराने प्रेसिडेंट थे, उनका एक मूवमेंट उन्होंने चलाया था कि जितने भी खासकर ड्रग डीलर टाइप के लोग हैं उनको वो कहीं ना कहीं पकड़ के या तो जेल में बंद करवा रहे थे या तो एलिमिनेट करवा दे रहे थे। तो इनके अपोजिशन वाले कह रहे थे कि जो इनके विरोधी हैं उनको वो ड्रग डीलर एंड वॉरलॉर्ड के नाम पे एलिमिनेट करवा रहे थे, हजारों को मारा है, ठीक है, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी सेंटेंस के। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सेपरेशन ऑफ पावर हटा देते हैं तो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो हमारा ह्यूमन राइट्स है या जो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है वहीं से वायलेट होने लगता है। तो जब भी हम लोग इनकाउंटर देखते हैं तो दैट इज नॉट जस्टिफिकेशन, वो कहीं ना कहीं आप जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में जाके आपका क्या होगा, पुलिस एट्रोसिटीज में कन्वर्ट होता है। तो यहीं पे इन्होंने था कि सारा पावर इन्होंने अपने हाथ में लिया, फिर पुलिस के द्वारा इन्होंने कहा कि हम ड्रग्स डीलर को खत्म कर दें। लेकिन कोई भी प्रोसेस होना चाहिए हमेशा जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से प्रूफ एंड एविडेंस के थ्रू होना चाहिए। ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन सिस्टम, ये सेपरेट है, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर हेग में ही है, ठीक है, लेकिन बट दे हैव द डिफरेंट वर्किंग जो एरिया है, फंक्शनल एरिया भी अलग अलग है। यहाँ पे आप किसी पर्सनल के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ केस चलाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है तो वहाँ आप कंट्रीज के खिलाफ आप चलाते हैं। तो ये सब चीजें डिफरेंट थोड़ी सी डिफर करती हैं। नाम उनका है रोड्रिगो दुतेर्ते,
जो उनको पूछ देता है कई बार, पीसीएस यूपीएससी में भी पूछता है, खासकर पीसीएस में पूछता है कि इस रीजन का सिविल वॉर में था, आप मैच कराइए। लास्ट ईयर भी पूछा हुआ है, सूडान जिसमें पूछा हुआ है, और भी एक दो कंट्रीज का मैचिंग करवाया है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ द मर्डर, ये चीजें इनके खिलाफ चल रही हैं। 2019 में फिलीपींस बाहर आ गया था, तो ये है कि जो कंट्रीज का मेंबर होगा उसी के खिलाफ केसेस चलती हैं। लेकिन यहाँ पे आईसीसी बोल रहा है कि जितनी भी हम केस उठाए हैं वो 2019 के पहले का है। जो भी मर्डर का केस है, जो भी एलिमिनेशन का केस है, वो पहले का है, इसीलिए हम इस केस को चला रहे हैं। रसा मेक ए बिग न्यू एडवांस इन द कर्स्क रीजन। तो कर्स्क रीजन पे हम देख रहे थे, यूक्रेन कैप्चर कर लिया था, बॉर्डर एरिया था, अभी दोबारा रिकैप्चरिंग इट इज बीइंग डन बाय द रशिया। ठीक है, तो कर्स्क रीजन ये ध्यान में रहे कि कभी आता है मिक्स हो कई रीजन से, तो आप इसको सेपरेट कर सकें कि दिस इज द पार्ट ऑफ रशिया। नेक्स्ट न्यूज, ग्रीनलैंड गोज टू द पोल एज द टर्म कोविड्स डैनिश रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड न्यूज में है, किस लिए न्यूज में है आप बताइए, किस लिए न्यूज में है? न्यूज पढ़ा भी है मैंने, वही न्यूज रीजन है, बताइए आप। पूजा, ट्रम्प कह रहे हैं कि हमें दे दो पैसा वैसा लेके, ठीक है, फालतू का झूठ मूठ में इतना दूर से क्यों आप गवर्न कर रहे हैं। ये डेनमार्क का उस पे अभी तक था, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा इनका होता है ना कि दे हैव द ऑटोनॉमी। ग्रीनलैंड धीरे धीरे 1971-73 में पहली बार थोड़ा सा ऑटोनॉमी पाया। 2009 में इन्होंने सेल्फ रूल टाइप का सिस्टम है कि कुछ डेनमार्क से नहीं है, बस उनके नाम पे चल रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ऑन द नेम ऑफ द ब्रिटिश जो किंगडम है उनके नाम पे चलाते हैं, लेकिन टोटल उनका गवर्नेंस प्रोसेस अलग कर लिया, इन्होंने भी अलग कर लिया, तो उन्हीं पे इलेक्शन हो रहा है। टोटल जो पॉपुलेशन है 56,000 है, ठीक है, और मैक्सिमम इनका जो कैपिटल है नूत वहीं पे है, दैट इज द सिटी, वहीं पे लोग 18-20 हजार हैं, बाकी थोड़े थोड़े जो कोस्टल एरिया वहीं पे है। क्लाइमेटिक कंडीशन इतना हार्श है कि वहां पे सरवाइव करना मुश्किल है। लड़ाई इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल का रिजर्व पाया गया है, और यूएस उस पर काफी नजर अपना जमाए हुए हैं कि दैट कुड बी द फ्यूचर। ठीक है, तो इसीलिए मेन उस पर लड़ाई चल रही है। 2009 में मेन ऑटोनॉमी इनको मिली है, तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है दैट इज द इनुइट कालालित जो ग्रुप है वो रहता है 88%। 56,000 में नियर अबाउट 45,000 यही लोग हैं। तो ये लोग दे आर द एकदम ट्राइब हैं, आर्किटिक से माना जाता है कि आए थे। इस क्या एक होता है जो आइस घरों में रहते हैं, इसलू क्या बोलते हैं, इस्किमोज, एंड जहाँ पे रहते हैं इसलू या कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कुछ आई फॉरगेट द नेम। हाँ, जहाँ बर्फ के अंदर घर बनाते हैं, इसलू उसका नाम होता है, सुना होगा, जो बर्फ का घर होता है इसलू बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ ऐसे ही नाम है, आई जस्ट फॉरगेट। तो दैट इज द इसी स्टाइल में वो लोग रहते थे, अभी तो सिटीज में रह रहे हैं। तो यू शुड नो इनुइट कालानीत, कालालीत। इनका जो लैंग्वेज है कालालीत सूत, कालालीत, कालाली सूत, ठीक है, दीज आर द लैंग्वेज। Cargo vessel slammed into the tankers carrying aviation fuel, 36 risked, 1 missing। मेन यहाँ पे है कि जहाँ पे हुआ है दैट इज इनटू द नॉर्थ सी। वेयर इज द नॉर्थ सी? एक बार मैप खोलिए। नो, यूके के जस्ट बगल में। एक बार देख लेते हैं व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर टचिंग। नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम। ओके, देख लेते हैं कितना आपका सही है। नॉर्थ सी, नॉर्थ से ये है जस्ट यूके, यूके खासकर आयरलैंड वाला जो एरिया है दैट इज टचिंग। इधर आप बोल रहे थे दिस इज द नीदरलैंड, यहाँ डेनमार्क है, यहाँ पे आपका नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये तीनों टच कर रहे हैं। ठीक है, स्वीडन यहाँ पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जाके यहाँ टच कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप में।
स्वीडन में हल्का सा टच करेगा, ये जाके यहाँ तक आ रहा है तो टच करेगा स्वीडन, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन हो सकता है कि स्वीडन टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई थिंक ये यहाँ तक आ रहा है तो ये पोर्शन तो टच करेगा ना। गल्फ ऑफ बोथनिया इधर है, बिटवीन द फिनलैंड एंड द स्वीडन। फिनलैंड नहीं टच करेगा, ठीक है। कई बार लगता है कि तीनों एकदम चिपके हुए हैं, तो फिनलैंड थोड़ा सा रशियन जो टेरिटरी है उस तरफ शिफ्ट है। क्लियर हो रहा है। नॉर्थ से बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है। यहाँ से आप इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है इसको, ठीक है। स्टेट ऑफ डोवर्स, तो ये सब चीजें यू शुड नो। नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, एंड हियर इज द गल्फ ऑफ बोथनिया। ये सब चीजें नेचुरली देखते देखते याद हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 पे आ गए हैं हम लोग। जीएस पेपर 2 में पहला न्यूज है, इलेक्शन कमीशन इनवाइट्स पार्टी फॉर द टॉक टू स्ट्रेंथ द पोल प्रोसेस। तो अभी मेन लड़ाई चल रही है कि ईपीआईसी जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वहां पे कुछ डुप्लीकेशन मिला है। ये आइडेंटिटी कार्ड 10 डिजिट का होता है और ये यूनिक होता है, डुप्लीकेशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे बहुत जगहों पे डुप्लीकेशन पॉसिबल है, इट इज फ्रॉम द खुद इलेक्शन कमीशन के इंड से ये सब गलतियां हुई हैं। तो उसी को लेके ऑपोजिशन और ज्यादा इन पे काफी डोमिनेंट है इस मैटर को लेके। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एक बार हम लोग सारे पार्टी मिलकर जो जो भी इशू है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के थ्रू है के थ्रू डील किया जाता है आप लोगों में से? कुछ याद आ रहा है? करीब करीब 100, 150, 200, 250, 300, कौन सा आर्टिकल होगा? कितने लोगों को लगता है कि 100 के आसपास है? नहीं, 150, 200, आप बताइए, आपको तो पता होगा। 324, ठीक है। 150 तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो आप कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से 151, ठीक है। तो आर्टिकल 324 दैट्स टॉक अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात की गई है और इलेक्शन कमीशन का बात किया गया है कि दैट विल बी द मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है। दूसरी चीज है कि उनके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी होंगे, कुछ उनके पास क्वासी जुडिशियल पावर भी होते हैं, ठीक है। साथ साथ अपॉइंटमेंट को लेके काफी बहसबाजी चल रही थी। तो रिसेंटली हमने देखा कि अनूप बर्नवाल केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर शुड बी ए कमिटी फॉर द सिलेक्शन। अनूप बर्नवाल केस अभी हाल ही में पिछले साल की ही बात है, 2023-24 में इन्होंने दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर शुड बी ए कमिटी, 3 मेंबर कमिटी उन्होंने कहा था। क्या क्या कमिटी के मेंबर बोले थे? एक दिन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, बताइए आप लोग। प्राइम मिनिस्टर, गुड। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में क्या था? आपको तो पता होगा, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज, खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभी 3-4 दिन पहले भी हम लोग ये बताए थे। फिर दोबारा गवर्नमेंट ने अपना अपॉइंटमेंट टेन्योर के लिए सेपरेट एक्ट बना दिए। इतने सालों से नहीं बन पा रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तुरंत रिएक्शन में इनका एक्ट बन गया और उस एक्ट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको रिप्लेस कर दिया द नॉमिनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बायसनेस हो गया टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी इनटू द गवर्नमेंट रहेगा वो, वैसे भी पहले भी बहुत बायस माना जाता था। पहले तो एक तरफा प्रेसिडेंट करते थे, तो जो पार्टी आती थी उसी के जो सिंपैथाइजर होते थे उनको बना दिया जाता था। बहुत हमेशा आप देखिएगा, नवीन चावला हो, गोपाल स्वामी हो, कंटिन्यूअसली इस पे होता रहता था। कुछ ही बीच में आते थे जिन पे आरोप नहीं लगता था, ठीक है। तो ऐसे में था कि कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा जो बॉडी है जो डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी को हेल्ड करता है, वही अगर बायस आपका सिलेक्शन होगा तो द ट्रस्ट ऑफ द पीपल विल बी नॉट डीपन इनटू द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसी के लिए हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड ब्रिंग ए अनबायस्ड कमिटी दैट शुड सेलेक्ट
सेम जैसे कि हम अलग अदर बॉडीज के लिए करते हैं, जैसे कि आप ह्यूमन राइट कमीशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो सेम हमारा प्रोसीजर था, बट अगेन द गवर्नमेंट बाय इट्स ओन लेजिस्लेशन दे हैव टोर्न इट्स टूवर्ड्स द देयर फेवर। यही है, अपने फेवर में इन्होंने इसको घुमा दिया है। तो यही मेन डिस्कशन का पॉइंट है। एक बार आर्टिकल में दिखा दूं, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 यहाँ से स्टार्ट होता है। इलेक्शन जहाँ पे स्टार्ट होता है, द पार्ट इज द 15। ये पार्ट भी देखिएगा, कई बार मैच कराने के लिए देगा कि ये पार्ट इस पर्टिकुलर एरिया को इन्फ्लुएंस करता है या रिलेटेड है। तो पार्ट 15 है, इलेक्शन से रिलेटेड है। पहला आर्टिकल है 324, और 324 जो बात करता है, यहाँ पे इन्होंने समराइज किया, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑल इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट का, उसको किसके हाथ में दिया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो 4 एरिया है जहां पे ये इलेक्शन करवाएंगे, तो ये क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ इन्होंने दिया है कि इलेक्शन कमीशन का जो President may also appoint after consultation with the election commission such regional commission as they consider necessary to assist the election commission। तो यहाँ से होता है कि it will be the multi body। स्टार्टिंग में ये सिंगल बॉडी ही था, 1988 में आके हमने जब एज चेंज किया था, 21 से एज घटा के 18 पे लाए थे, तो हमने 3 किया था, वापस 3-4 साल के लिए 1 बॉडी किया था, दोबारा हम 1996 से ही हमने इसको अगेन मल्टी बॉडी बना दिया था, टीएन सेशन के टाइम से। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फर्दर आर्टिकल 325 टॉक अबाउट द देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। जैसे इलेक्टोरल रोल से किसी को हम निकाल नहीं सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और द सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी है। जब आप राइट टू इक्वालिटी की कभी कभी बात करें तो आर्टिकल 325 भी कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। जब आप थोड़े से अलग एक पॉइंट लिख देते हैं तो आधा नंबर 1 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे देखिएगा कि यूपीएससी ने 326 पे क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में कि वेदर दिस राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें एक ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ आर्टिकल 366 और 326 बात करता है कि देयर शुड बी इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो ये राइट टू वोट आपको देता है। Next news, Ukraine agrees to 30 days ceasefire with the Russia during talks with the senior US official। तो ये तो continuously चल रहा है, this will be continuous process, repeated news है। ये आपको याद रखना है कि जो मीडिएटर है दैट इज द सऊदी अरेबिया, ठीक है। मीडिएशन का जो काम हो रहा है दैट इज बाय द यूके यूक्रेन डेलीगेशन अटेंड द मीटिंग होस्टेड बाय द सऊदी अरेबिया इन द जेद्दा। तो जेद्दा कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। तो these are the things you should remember। नेक्स्ट न्यूज है मोर साइन ऑफ ओवरहॉलिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो ये टोटल न्यूज एनालिसिस इस बात के इस पे मेन फोकस एरिया है कि जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी नहीं है इंडिया में, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? What is mean by the compliance? Obstacles, and obstacle by what? Compliance, obstacle by state। Example obstacle compliance का हाँ, कंप्लायंस मेन है परमिशन जो हमें लेने पड़ते हैं, हमें डिफरेंट फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, एप्लीकेशन देने पड़ते हैं। जैसे यही मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मुझे एक बार जाना पड़ेगा फायर डिपार्टमेंट का लेने के लिए,
फिर ठीक है, एक बार जाना पड़ेगा कि जो यहाँ का PWD है कि सही से सिविल तरीके से बना है कि नहीं, बाढ़ ओढ़ के कंडीशन में, जैसे हम लोग दिल्ली का केस देख रहे थे, अंडर वाटर जो कंडीशन था, ठीक है। फिर हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रिसिटी मुझे कनेक्शन दे दीजिए, उसके लिए वो दौड़ाएंगे, ठीक है। उस पर आपका कोई प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क नहीं है कि इतना AC लगा हो, इतना लाइट लगा हो तो आपको इतना KV का लेना है। वो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आएगा और मुझसे कहेगा कि आपको तो 15 KV लेना पड़ेगा और मुझे चलाना है मुश्किल से 6-7 GB का मेरा KV का यूज है। तो अब मैं 15 KV का पहले ही सोचूंगा, 15 KV का मतलब हर KV पे आपको 300 रुपए देना है। कुछ भी मैं नहीं चलाऊं तो भी मुझे कितना देना पड़ेगा? 6-7 हजार तो देना पड़ेगा, 400 के करीब ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या लगेगा कि ऑलरेडी आपने बढ़ा दिया, मैंने लगाया 2-4 AC, आपने बनाया 15 KV का, आर यू गेटिंग ना? तो ऐसे में क्या होगा, फिर मुझे अलग से बुला के घूस देना पड़ेगा कि भाई 5-6 GB पे ही कर दीजिए, वो मांगेगा पैसे। तो क्या होगा, इससे मुझे लगेगा क्या फालतू, अगर बिजनेस में आगे कुछ एक्सटेंड करना चाहूँ तो मुझे लगेगा बहुत दौड़ना पड़ता है। तो क्या मैं करूंगा कि इसको इस मॉड में रखूंगा जहां पे ये हमेशा लो लेवल पे आए, कहीं पे भी फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट ना हो, इनफॉर्मल सेक्टर ही रखूंगा कि कैसे भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। जैसे अगर आप प्रोसेस से जाएंगे कि कंपनीज एक्ट के द्वारा मैं गया या मैं LLP बनाया, LLP के थ्रू गया, तो मुझे बहुत सारे जो परमिशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, वो फॉर्म भरने पड़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ नहीं तो 50 चीजें करवानी पड़ती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे सेफ्टी के लिए वेंटिलेशन है कि नहीं, वो अलग से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जो बैठने का व्यवस्था है वो सही है कि नहीं, उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक दिन मैं बोल रहा था, सुगम्य भारत अभियान है, उसमें बिल्डिंग कंप्लायंस है कि बिल्डिंग में रैंप है कि नहीं, वो अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट कंपनीज हैव टू डू। तो कंपनी क्या करती है? अब कंपनी देखिए, इंडिया में इतने कंप्लायंस हैं और US क्या बना रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यही बना रहे हैं ना। तो वहां की गवर्नमेंट कट कर रही है कि नहीं फॉर्म भरना है, आप बस नॉर्मल एक विंडो पे जाइए, वो खुद आके देखेंगे, डिजिटली आपको बता दिया जाएगा कि डिजिटल मोड में आप जाएंगे, वहां पे होगा कि 2 AC आपको लगाना है, इतना किलोवाट का है, लाइट्स इतना है, आपके जो टीवी का सेटअप है इतना है, आप जोड़ के खुद ही फॉर्म भर दिए, वो बता देंगे, कोई ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, मैं एक फॉर्म भरूंगा, मुझे सारा का सारा क्लियरेंस बन जाएगा, उसके बाद मुझे सारा फोकस अपने बिजनेस पे करना पड़ेगा। मैं बिजनेस पे, क्योंकि बिजनेस में ऑलरेडी ही स्टार्टिंग में बहुत रिस्क होता है, एनी स्टार्टअप का जो कंडीशन होता है, नियर अबाउट 90% स्टार्टअप फेल करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप नया बिजनेस करते हैं, बिजनेस इज वेरी रिस्की। बिजनेस में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा एसोसिएटेड होता है, लेकिन लॉस के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसीलिए लोग देखिएगा हमेशा जॉब पे जाते हैं, जॉब सिक्योर होता है, आप कभी भी जीरो पे नहीं आएंगे। बिजनेस में होता है कि पूरी जिंदगी का आप कमाई जीरो पे ला सकते हैं अगर चला नहीं तो, आर यू गेटिंग ना? तो इसीलिए अगर ऑलरेडी इतना रिस्की एरिया में आप एंट्री कर रहे हैं, साथ साथ इतना कॉम्प्लायंस है, तो जल्दी बिजनेसमैन नहीं एंट्री करते हैं, और एंट्री भी करते हैं तो मैक्सिमम इंडिया में भी देखिएगा कि मैक्सिमम जो कंपनीज हैं अपने जो एम्प्लॉयड है 10 के नीचे ही रखती है कि वो फॉर्मल में न एंट्री करें, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा है कि इंडिया में 50 तरीके के हैं। अभी हमारा इंडिया बिजनेस करप्शन सर्वे आया था, इसमें दिखाया गया कि 66% ऑफ द बिजनेस एडमिट जो एंटिटीज है उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने घूस दिया है कभी न कभी। और मुझे लगता है जो 34% बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होगा, पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, वरना नॉर्मल एक इंसान जाए तो नहीं पॉसिबल है। तो अभी मुझे लगता है ये ज्यादा ही होना चाहिए, कम दिया है यहाँ पे 66%। 100% है। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस। जो होता है ना कि एकदम आप पूरा सब कुछ कंप्लायंस फॉलो करके भी गए, फिर भी आपको दौड़ाया जाता है, दैट इज द थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको किस किस एरिया में दौड़ाएंगे? लेबर से रिलेटेड लॉज कि कितने लोग हैं, कितनी व्यवस्था है, उनके इक्विपमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। फिर GST से रिलेटेड टैक्सेशन सही से फिलअप किया है कि नहीं, इतना कॉम्प्लिकेशन है कि कहाँ पे आपका रिटर्न आएगा, कहाँ पे किस लेवल के बाद आपको फिलअप करना है, वो सब आपको कैटेगरी नहीं पता होता। फिर आप CA के पास जाते हैं, CA अलग से पैसा लेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और कंप्लायंस की जगह पे आप 3 कंप्लायंस और ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे पोल्यूशन को लेके हो गया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ड्रग, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब में कॉमन मिलता है। ये सब डिपार्टमेंट है जहाँ पे इस तरीके का कंप्लायंस हर्डल कॉमन है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसको काफी कंसीडर करती है। गवर्नमेंट ने पहले स्टेप में ये क्या करा कि जितने भी लेबर लॉज हैं, नियर अबाउट 100 से ज्यादा लॉज थे, तो उसको उन्होंने 4 लेबर कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है।
4 लेबर कोड, लेकिन दिक्कत यह है कि वो 4 लेबर कोड को अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी अभी भी इनके पास नियर अबाउट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज ए वेलकम स्टेप ओवर 20,000 प्रीवियस, ये नहीं है, कहीं दिया है कि नियर अबाउट अभी भी 9,420 कंप्लायंस अपडेट किया है। गवर्नमेंट ने अभी जो अपडेट किया है कि इतने कंप्लायंस आपको डिफरेंट एरिया में करना है, 9,420 जो अभी अपडेटेड है। इस हिसाब से अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो इन्होंने 36 चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उतने कंप्लायंस है तभी तो आप अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे है कि एक नंबर ऑफ कंप्लायंस है और दूसरा बता रहा है कि इनमें चेंज आप देखिए कितना हो रहा है। कि जैसे मैंने एसी का रूल उस समय पढ़ा था कि अगर आपका 8 केवीए तक का अप्लायंस हो तो आपको 10 केवीए का लेना पड़ेगा, ठीक है। बीच में 3 महीना बाद पता चला कि नहीं बदल के इन्होंने करा है कि 8 अगर केवी आप चला रहे हैं अप्लायंस तो आपको जो लेना पड़ेगा सप्लाई दैट शुड बी द 12 केवी का। तो बीच में बदल दिया, फिर हो सकता है मैं हर 3 महीने बाद अपना चेंज कराऊं। तो कहीं ना कहीं जो ये चेंज होता है, गवर्नमेंट खुद अपना स्टेबिलिटी नहीं दिखा रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट कंप्लायंस। ये भी बिजनेस को लगता है कि मैं इसी में लगा रहा हूं कि मैं अपना काम करूं। क्लियर हो रहा है ये जो, और इसके चक्कर में कई बार पैरालिसिस होने लगता है, होता है ना। और ये सब चीज इसलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक्स जो पावर अपने पास कंसंट्रेट करके रखना चाहते हैं उसी के लिए कि हमारे पास आप दौड़ के आइए, हम आपको बताएंगे और तभी तो आप पैसे देंगे। मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हैं? एक तो स्टेबिलिटी है, दूसरा है कि उसमें आपका अदर जो अर्निंग है आउट ऑफ जो सैलरी अर्निंग है वो बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 100 गुना भी हो जाता है कई केस में। नॉर्मल डीएम का कितना सैलरी होता होगा? 80-90 हजार, अधिक से अधिक 1,10,000 कितना भी पहुंचता है। लेकिन उनकी कमाई जो होती है महीने की, कुछ नहीं तो करोड़ों में कमाते हैं। एक प्रोजेक्ट को अगर उन्होंने अच्छे से साइन कर दिया तो 80 लाख 90 लाख 1-1 करोड़ रुपए उनके पास आता है, इस तरीके से आता है। तो जो सैलरी है और जो ये सब है कंप्लायंस, ठेकेदार को जाना पड़ेगा ना कंप्लायंस पास करवाने, तो वो कहेंगे तभी साइन करेंगे जब आप थोड़ा सा कुछ कट दीजिए 10% 20%। आप पुलिस में भी देखिएगा, एसपी के पास क्या होता है, नीचे से कट होके जाता है। जो कांस्टेबल होता है, हर कांस्टेबल पे बधा होता है कि इतना पैसा पहुंचाना है महीने में, ठीक है। मोहल्ले से कंप्लायंस आती है कि हर मोहल्ले में मानिए कहीं पे ये गोल्ड स्मिथ का एरिया है तो वहां पे होगा कि प्रोटेक्शन मनी के रूप में आप कुछ पैसे दे के जाइए, होता है ना। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर स्मूथ ये सब चीजें कर दे तो जो बिजनेसेस हम देख रहे हैं दुबई में जा रही है, जो बिजनेसेस यूएस में जा रही है, वो कन्वर्ट होके इंडिया में आ जाए क्योंकि हमारा लेबर कॉस्ट अल्टीमेटली बहुत कम है। तो ओवरऑल उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगा, लेकिन ड्यू टू द कंप्लायंस उनको कितना भी लेबर चार्ज कम हो जाता है, घूस उस देके उससे ज्यादा महंगा पड़ने लगता है। यहाँ पे कुछ एरिया में पावर इंस्पेक्टर को इतना दे दिया है कि वो पूरा का पूरा फैक्ट्री शट डाउन कर देते हैं या तो डायरेक्ट जेल में भेज देते हैं। तो अभी भी डिबेट ये चल रहा है कि ये जो जेल वाला टर्म है वो हटा दिया जाए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब पैसा देने का तो भले सह लेगा, जब उसे लगे कि जेल भी जाना पड़ेगा तो वहां पे और दिक्कत क्रिएट होता है बिजनेस को लेकर, और वो क्या क्रिएट करेगा, हर्डल क्रिएट करेगा। तो ये वाली चीजें काफी, इन्होंने एक अच्छा चीज दिया है कि फसाई जो है, फसाई ने अभी बोला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहां पे ये बात हो रही है कि उन्होंने अभी एक अपना नोटिफिकेशन दिया है। नोटिफिकेशन में कहा है कि जो फूड लेबलिंग का होगा वो हम 1 साल में सिर्फ एक बार चेंज करेंगे, तो कम से कम 1 साल के लिए तो फिक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज ए गुड स्टार्ट। सारे डिपार्टमेंट अगर ये कह दे कि जो हमारी चेंजेज हो गए इस पर्टिकुलर दिन होगा महीने में, कि मार्च में हो या अप्रैल के पहले वीक में हम चेंज करेंगे, उसी को आपको पूरे साल फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, पॉलिसी स्टेबिलिटी होगी। पॉलिसी स्टेबिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रमोट करेगा एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। लेबर जो है दैट इज अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसीलिए और भी दिक्कत होता है कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपना मॉडल लॉ देती है और सभी अपना अपना अपने अनुसार बनाते हैं। इन्होंने एक सोल्यूशन बताया है कि जो डिजिटल मीडिया है उसका हम यूज कर सकते हैं, कि मैक्सिमम चीजें आप डिजी लॉकर, जो अभी एक गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम डिजिटल मोड में हम एक पर्टिकुलर क्या करेंगे,
लॉकर टाइप का है जहाँ पे आपका सेफ रहेगा डॉक्यूमेंट्स और आप परमिशन देके अप्रूव करवा सकते हैं। जैसे कि मुझे आधार कार्ड देना है, या मुझे अपना पैन कार्ड देना है, या मुझे अपने कंपनी का जो लाइसेंस मैंने लिया है वो देना है, तो एक डिजी लॉकर में रखूंगा। जब भी किसी को परमिशन देना रहेगा उसको परमिशन दूंगा, उसके बाद फिर वो लॉक हो जाएगा। यही प्रोसेस होगा। तो कहीं ना कहीं फेस टू फेस जो होता है कन्वर्जन कॉन्टेक्ट, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जब मुझे पता ही नहीं रहेगा कि जेई कौन है, उससे मुझे डील ही नहीं करना है, वहां से मानिए जो भी गड़बड़ हो तो वो खुद भेज दे लिख के कि ऑन द डिजिटल मोड कि आपके में इतना एसीज लगे हैं और आपने इतने का ही केबल लिया, तो क्या होगा, अधिक से अधिक मैं बढ़वा लूंगा। कम से कम वो फालतू का तो नहीं बढ़ा के मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि पैसा ऐसे भी नहीं मिलने वाला है, तो वो क्या है, प्रोसेस जल्दी करेंगे। ऐसे क्यों वो डिले करते हैं? उनको लगता है कि परेशान है, मुझे अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगा ना कि अरे इतने देर से मेरा स्टार्टिंग टाइम है, तो मैं ढूंढ के जाऊंगा जेई को। और लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में हो कि मैं 1 तारीख को करूँ, 15 तारीख तक मुझे जो भी रिप्लाई है वो आ जाएगा, मुझे कनेक्शन मिलना है कि नहीं मिलना है, क्या प्रोसेस है, तो मैं एक को अप्लाई करके अपना प्रॉपर अपना जो क्वेश्चन है वो रखूंगा। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे करप्शन के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाते हैं। और भी इन्होंने डेटा दिया है कि कितने तरीके का वो ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जैसे इन्होंने दिया है कि एटलीस्ट 23 आइडेंटिटी नंबर जो है, एक जो अगर कोई भी इंटरप्रेन्योर है स्टार्ट करता है तो उसको देना पड़ता है। जैसे इन्होंने जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सीआईएन नंबर, 50 तरीके का इन्होंने चीजें यहाँ पे दे के रखी हैं। बाकी इन्होंने कंपेयर किया है कि यूएस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है फिर भी 27 ट्रिलियन की है, इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है। जब वो इतना ज्यादा ईज ऑफ बिजनेस दे रहे हैं, तो अगर उनकी इकोनॉमी हाई है, कहीं ना कहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा, तो क्यों इंडिया में कोई भाग के आएगा, यहाँ से वापस वहां भाग के जाएगा ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। जन विश्वास 2 अभी गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है, और खुद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी कही है कि हम बहुत कुछ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है बिल्डिंग कंपैशन इनटू द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। तो ये आपका क्या लग रहा है, कंपैशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द कंपैशन? उदारता। उदारता, तब इम्पैथी का मतलब क्या हुआ? कंपैशन, हिंदी में इसको करुणा कहते हैं। करुणा का नाम सुना है, कहाँ सुना है? इन्होंने कहा उदारता। उदारता और करुणा में क्या डिफरेंस है? एक होता है सहानुभूति, सिंपैथी, सिंपैथी, फिर होता है इम्पैथी। जैसे इन्होंने कहा उदारता, सिंपैथी में सहानुभूति, उदारता, फिर आया करुणा। और ये डिफरेंस, ये एथिक्स का पार्ट हो गया। ये कंपैशन इज द पार्ट ऑफ ड्यूटी। नो, ड्यूटी से तो इसमें तीनों का नहीं लेना है। हम्म 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 तो इसमें करुणा कहाँ से आया? वो तो ड्यूटीज इज वेरी डिफरेंट। ये तो है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में जो राइट एंड ड्यूटी की बात होती है, तो वो तो बहुत अलग चीज हो गया। करुणा तब आएगा जब कहीं कुछ बुरा हो रहा होगा, ठीक है। सिंपैथी कब आता है? जैसे मानिए आप जा रहे हो सड़क से, किसी को कोई मार रहा हो, कोई बहुत वीक हो, तो होगा वो हो मार रहा है, ऐसे करते हैं हम लोग, फिर निकल जाते हैं। कोई गिरा साइकिल से, बस हम लोग ऐसे करते हैं, तो वहां पे हो गया सिंपैथी, हो गया मतलब दुख हो रहा है, मतलब थोड़ा सा है। एक होता है कोई, उसको सिंपैथी भी नहीं, वो तो हंस के चला जाएगा कि फालतू हीरो बन रहा था, गिर गया, ठीक है। तो जो ऐसे करके जा रहा है वो बेटर है, जो ये कह के जा रहा है बढ़िया हुआ, मतलब ठीक है। तो सिंपैथी इज बेटर देन कि जो आपके अंदर कुछ है ही नहीं इमोशंस, ठीक है। दूसरा होगा इम्पैथी, वो गिरा है, मैं वहां पे खड़ा हूँ, तो मुझे लगा मैं भी गिरा होता तो मैं क्या चाहता कि कोई उठा के मुझे हॉस्पिटल ले जाता,
तो आप भी गए वहाँ पे, एम्बुलेंस को कॉल किए, ठीक है, और फिर आपने उनके घर वालों को कॉल किया, फिर आपने वहाँ से गए, तो इम्पैथी हो गया कि आप जो उनकी जगह पे महसूस कर रहे हैं कि ओहो मुझे भी बहुत चोट लगा होता, मुझे क्या चाहिए था, ठीक है। इसके भी एक स्टेप आगे जाएगा करुणा, ठीक है, कि आप गए एकदम वहां पे उसको ले जाके पूरी फैमिली को बुलाए, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो भी पे किए तुरंत डॉक्टर को, और पूरा इंश्योर हुए कि इसका सही हो जाएगा, इलाज सही से चल रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं हो रहा है, तो दैट इज द करुणा। करुणा एक स्टेप और आगे जाता है जहाँ पे आप इम्पैथी से भी एक ऊपर स्टेज ऊपर जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा और आप हम्बल होते हैं, थोड़ा और आपके अंदर इमोशंस बहुत ही हाई डिग्री का होता है, ठीक है। करुणा लेकिन इम्पैथी सिंपैथी से अलग भी हो सकता है। करुणा वहां पे भी हो सकता है, कई बार होता है कि कोई परेशान है, ठीक है, तो आपके पास आ रहा है दुख लेके कि अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे घर में ये हुआ, तो ठीक है, तो करुणा में ये होगा कि इम्पैथी में आप उसमें फ्लो में आ जाएंगे, आप भी रोएंगे, आप भी उसके दर्द में दर्द शामिल होंगे, लेकिन करुणा में ये है कि थोड़ा सा वो बहुत ही इनलाइटेड होगा, वो उसे समझाएगा भी शांत होके, वो नहीं रोएगा, उसके दुख को हरेगा, दुख को ले लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दैट इज ए बिट मोर रेशनल, मोर थॉटफुल, मोर माइंडफुलनेस, जो होता है ना माइंडफुलनेस है। करुणा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बुद्धा का दिया जाता है। बुद्धा का मेन जो एम था दैट वाज द कंपैशन। सबसे माना जाता है कि दुनिया का सबसे कंपैशनेट आदमी जो था वो बुद्धा थे, क्योंकि ही हैज द उस तरीके की एबिलिटी थी। जैसे एक एग्जाम्पल है बुद्धिज्म में, आप जब पढ़ रहे होंगे तो बुद्धा के पास एक औरत रोते हुए आती है, उसका बेटा मर गया होता है, पढ़ा है ये वाली कहानी, पढ़ा है? तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि वो कहती है कि मेरा बेटा मर गया तो जिंदा कर दीजिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा। क्या बोलते हैं जिंदा करने के लिए? कोई भी चावल या सरसों, जो भी आप एग्जाम्पल दे लें, वो कहते हैं कि किसी भी घर पे जाओ और उस घर से एक आप मुट्ठी चावल, जस्ट एक बाउल चावल या एक बाउल आप जो सरसों है वो मांग के लाइए, जिसके घर में कभी कोई मरा नहीं हो। तो वो जाती है सभी घर में, सभी कहते हैं मेरा तो अभी चाचा मरा है, मेरा तो अभी दादा मरा है, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कभी कोई मरा नहीं हो। तो वो वापस आती है, कहती है कि कोई मिला ही नहीं। तो वो बताते हैं देखो ये ट्रूथ सच है, सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ कि हर आदमी को मरना है, आपका बेटा भी मरा, तो वो सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट करिए, एक दिन आप भी मरेंगे। तो वहां पे क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं दुख दिखा के दूसरों का उसको शांत कर देते हैं ना, कि तुम्हारा बेटा मरा है तो ऐसा नहीं है आप अकेली हैं, सबके घर में कोई ना कोई मरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बहुत इमोशनल तो फ्लो में बहे नहीं, वो शांति से माइंडफुलनेस तरीके से सोचे, फिर उसका सोल्यूशन दिए, सोल्यूशन दे दिए। तो ये हुआ करुणा, ठीक है। बुद्ध को इसीलिए सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने जादू नहीं दिखाया कि लाओ तुम तुरंत जिंदा कर देता। आप सभी रिलीजन में पढ़ेगा वहां जादू आता है कि भगवान आए तो वो जादू करके जिंदा कर देंगे। बुद्ध ने क्या करा कि वो सच्चाई बताया। आप बुद्ध के लाइफ में अगर ओरिजिनल जो आप हीन यान वाला बुद्धिज्म पढ़ते हैं, वहां पे कोई भी जादू वादू नहीं है, जो एक रेशनैलिटी है। इसीलिए कहा जाता है बुद्धिज्म वाज ए जस्ट ए रिफॉर्म मूवमेंट, जो चीजें बहुत बिगड़ गई थी उसको वो सुधारना चाहते थे। तो जब भी कंपैशन का आप एग्जाम्पल दें तो बुद्ध का जो एग्जाम्पल आता है वो सबसे ऊपर आता है। क्लियर हो रहा है? एथिक्स में आप लोग फिर पढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल में यही इन्होंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। और उन्होंने कहा कि कंपैशन इज वेरी मच नीडेड इनटू द जो हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस के कंडीशन में आपका दवा या कुछ भी काम नहीं आता है, आपका सिर्फ करुणा काम आता है। जब आप कंपैशनेट होकर किसी को सर्व करते हैं तभी। अदरवाइज जो नॉर्मल मेडिकल आप एरिया में जाएंगे तो डॉक्टर्स एक लेवल तक सिंपैथी दिखाता है, फिर वो उसका आदी हो जाता है, उसको लगता है ये सब तो मेरा प्रोसेस है, तो वो बहुत इमोशनल सिचुएशन में भी बहुत नॉर्मल जीने लगता है। और जहाँ पे आप कंपैशन हटा देते हैं तो आप सर्व नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है इसीलिए बहुत खराब है, क्योंकि जो होता है ना फटीग, जो सिंपैथी और इम्पैथी का फटीग, ये जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे आपको लगेगा इंजेक्शन लगाना है, दर्द होता है, उन लोगों को कोई दर्द नहीं होता है, ऐसे हटा देंगे, जाइएगा आपका ये लगा होगा कुछ भी बंधा होगा, बैंडेज वैंडेज बहुत कम में होता है, जो एकदम आराम से आपको कुछ सिंपैथी दें, कुछ आपके सहानुभूति इमोशनल होके कहें ठीक है धीरे से लगाता हूँ बेटा, ये सब चीजें, ठीक है। वो अरे क्या इधर देखो फटाक से वो लगा देंगे इंजेक्शन, ठीक है। तो वहां पे कंपैशन इज वेरी मच नीडेड। आप कहीं ना कहीं उसको प्रोफेशनल रखिए, लेकिन कंपैशनेट जब तक नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो केसेज आते हैं मेडिकल में
बहुत कम होता है जहाँ पे ठीक है मेडिकल की ही सिर्फ नीड होती है। हर एक मेडिकल केस में कहीं ना कहीं आपको इमोशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कंपैशन। ठीक है, तो कंपैशन में ये भी होता है कि आप अपना घाटा सह के भी फायदा करते हैं। जैसे इम्पैथी में कहाँ तक आप करेंगे, इम्पैथी में वहीं तक करेंगे जहाँ तक आपका घाटा ना हो। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे जॉब से निकाल दिया जाएगा, भाग के जाएंगे आप हॉस्पिटल से कि ठीक है मैं आपको पहुंचा दिया हॉस्पिटल, लेकिन मुझे जाना है जॉब पे। लेकिन जब कंपैशनेट हो जाएंगे तो वो जॉब के लिए भी कोई धमकी दे कि निकाल दिया जाएगा, फिर भी आप इंश्योर करेंगे कि ये आदमी पहले बच जाए। आगे बढ़ेगी ना कि इन तीन लेवल में क्या डिफरेंस है। कैलाश सत्यार्थी नाम सुना होगा, ही वॉज द नोबेल लॉरेट, और उनका एक चलता है एनजीओ, क्या नाम है, बचपन बचाओ आंदोलन का मूवमेंट वो चलाते हैं, जहाँ पे जो बच्चे चाइल्ड लेवल में है उनको बाहर निकाल के उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, लिटरेट बनाया जाता है। माइंडफुलनेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं झटके में स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट वाला तक हम लोग नहीं सोचते हैं। जैसे होता है ना कि आप नॉर्मल कहीं रोड पे जा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप मैं बाइक लेके आया और मुझे जल्दी से जाके कुछ लेके भाग के जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं बाइक कैसे भी लगा दूंगा। माइंडफुलनेस का ये होता है कि मैं ऐसे टेढ़ा करके लगाया, फिर मेन गेट पे लगाऊंगा तो उधर से आएगा, वो कहाँ से आगे जाएगा, फिर उसको कितना दिक्कत होगा। तो माइंडफुलनेस का मतलब आप पूरा रिजल्ट देखते हैं। आप ये सोचेंगे कि अधिक से अधिक क्या होगा, 2 मिनट और लगेगा, अंदर जाके अच्छे से पार्क कर देता हूँ, फिर आराम से निकाल के ले जाऊंगा, जो आएगा उसको भी जगह मिलेगा। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि लास्ट जो उसका रिजल्ट हो उसको भी आप ध्यान में, जो पहला स्टेप ले रहे हैं उसको आप लेंगे। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं अपने एक्सपीरियंस का, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है 24 इन 2003 यूएस स्पेंड 0.24% ऑफ द इट्स नेशनल इनकम ऑन द फॉरेन एड। तो यहाँ पे मेन डिस्कशन ये हो रहा है कि यूएस ने सडनली अपना एड जो फंडिंग है वो बंद कर दिया अंडर द ट्रम्प। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भले आपको लग रहा है कि ये पैसे बहुत ज्यादा है, वो है बहुत परसेंटेज में कम, 1% से भी कम है, आधा परसेंट से भी कम है, और इससे इन्होंने दिखाया कि बहुत फायदा हुआ है दुनिया को। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जितना भी पोलियो का हमारे इरेडिकेशन है, तो इन्होंने दिया है कि फॉरेन फंडिंग से हमने ज्यादा एलिमिनेट किया। ये रेड वाला जो दिख रहा है दैट इज फ्रॉम द फॉरेन फंडिंग। तो ये देखिएगा कि G7 कंट्रीज है, यूरोपियन कमीशन है और उसमें यूएस का भी है। तो ये एक लार्ज पार्ट जो डेवलपिंग कंट्री का स्टार्टिंग में आ रहा था, जितना भी हम लोग चला रहे थे, जैसे इंडिया का एग्जांपल दिया है पोलियो का, और भी फॉरेन कंट्रीज का दिया एग्जांपल, जहाँ पे खासकर जो अंडर डेवलप कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतना कम देने के बाद भी, और ये युद्ध में इससे 10 गुना ज्यादा दे देते हैं। यूक्रेन में बचाना है, युद्ध में फंडिंग कर रहे हैं बिलियन में, लेकिन आप मिलियन में भी दे दें किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को। जैसे कि हमारे वहाँ अभी हम लोग टीवी एलिमिनेशन के लिए चला रहे हैं, कहीं पे लेप्रेसी एलिमिनेशन के लिए चला रहे हैं। इन वाले चीजों में बहुत कम फंडिंग लगती है, लेकिन जो दर्द दुख से हम बाहर लोगों को निकालते हैं, पूरे एक कम्युनिटी को, पूरे देश को हम बाहर निकालते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो उन्होंने पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि किस ईयर में कितना इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने दिया कि सबसे ज्यादा जो अपना फंडिंग होता है दैट इज फ्रॉम द नॉर्वे है। नॉर्वे 1% करता है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा दिल का कंट्री नॉर्वे माना जाता है, तो 1% है उनका, इतना अधिक होने पे भी। और डिफेंस पे भी कितना भी कम, कितनी भी देश करते हैं, इंडिया का ही डिफेंस का एक्सपेंडिचर 8% है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे आप जीडीपी का इतना पैसे दे रहे हैं और अपने बजट का पैसे दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी इन सब चीजों में है, जहाँ पे रियल में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी फंडिंग बहुत कम है। मॉरिशस में प्रेसिडेंट, हम प्राइम मिनिस्टर के हैं मॉरिस, वेयर इज द मॉरिशस, लोकेशन क्या है? ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर के बहुत करीब है। एक बार आप लोग खोलिए अपना, आइलैंड है, और मेडागास्कर इंडियन ओशियन में है, जस्ट ईस्ट अफ्रीका के बगल में। मैप है, ओपन योर मैप। आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है डोमिनेट बाय द बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, यूपी के, पूर्वी यूपी के लोग हैं। ठीक है, तो इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि वहाँ का जो टैक्सेशन प्रोसेस है बहुत ही लिबरल है, और वहाँ पे लोग कंपनी भले वहाँ लगाते हैं, लेकिन आके इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो टैक्स डेस्टिनेशन के लिए मॉरिशस टॉप पे आता है। जैसे मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, साइप्रस हो गया, दे आर द, कई बार टैक्स हेवन भी कहा जाता है।
टैक्स हेवन का क्या मतलब होता है अंजलि? टैक्स हेवन, टैक्स हेवन का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे टैक्स बचाने के लिए टैक्सेशन जो रेट होता है बहुत लो होता है, 0% हो जाता है या 0.5% होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब मुझे 100 रुपए कमा के कहीं पे सिर्फ 50 पैसे टैक्स देना हो और कहीं पे मुझे 100 रुपए कमा के 30 रुपए टैक्स देना हो, तो मैं कहाँ पे अपना फैक्ट्री या अपना कंपनी रजिस्टर कराऊंगा, जहाँ पे मुझे 1 रुपए या 0 रुपए या 2 रुपए देना पड़ रहा है। तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस में टैक्सेशन जो है दैट इज वेरी लो। तो उसीलिए मैक्सिमम कंपनियां अपनी जो बेस बनाती हैं वो इन सब कंट्रीज में बनाती हैं, और इन सब कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेट बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, इनको टैक्स हैवन कहा जाता है। क्लियर हो रही है? टैक्स हैवन का कई बार पूछ सकता है। मॉरिशस इज वन ऑफ दैट कंट्री। देखिए इनका प्रेसिडेंट धर्मवीर गोकुल, नाम रख रहे हैं बिहार वाले एकदम, यूपी बिहार। तो मैक्सिमम हमारा ही वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। हम उस समय इंडेंचर्ड लेबर बना के अंग्रेज लेके आए थे प्लांटेशन करवाने के लिए, लेकिन अभी हम लोग वहीं पे बस गए हैं। जैसे मॉरिशस हुआ है, और आप वेस्ट इंडीज वाले जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उन सबों में भी हमारे इंडेंचर्ड लेबर के रूप में ले गया था, ले गए जो ब्रिटेन के अंग्रेज थे वो ले गए थे। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टेल्स यूएन इट्स मॉनिटरिंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर तालिबान के जो एक्शंस हैं उसको लेके हमने यूएन में बोला है कि नज़र हम बनाए रखें, क्योंकि हमने वहाँ के रोड में इन्वेस्टमेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बनाया है, यहाँ तक कि वहाँ का पार्लियामेंट भी हमने बनाया है। तो बहुत चीज़ों में हमने इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते थे। वैसे हमने किया भी है काफ़ी, हमारा एक तरीके से अटैक हम पे बहुत कम होता है। हमारे जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, लोगों में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है इंडिया के प्रति कि हमारे लिए लोगों ने, क्योंकि हमने जो भी काम किया है वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करके किया है। जैसे चाइना ने जो किया है हमेशा वो गवर्नमेंट से कनेक्ट करके किया है कि गवर्नमेंट और हमारे बीच में कैसे रिलेशन बनेगा। इंडिया का जितना भी इन्वेस्टमेंट है दैट इज द पीपल टू पीपल के बीच में जो रिलेशन है उसके बेसिस पे बनाया है। नेक्स्ट न्यूज है जीएस पेपर 3 से, जल्दी जल्दी इसको भी देखते हैं, ज़्यादा है पर थोड़ा जल्दी देखें। दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमेशा रहता है, तो ये आप न्यूज़ में है, रिकॉर्ड हम लोग बनाते रहते हैं। कुकी जोस का जो हमें लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोकेट कीजिएगा जहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा चल रही हैं। जैसे कि चूरा चंदपुर एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट है, एंड कैंगपोकपी कांगपोकपी ये है रीजन जहाँ पे इस समय बहुत ज्यादा वायलेंस हाई है। वहाँ पे बंद करके रखा है, किसी को बाहर से आने नहीं दे रहे, ठीक है। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम है जो इसको लीड कर रहा है। तो ये सब चीजें आप बस ध्यान में रखिएगा कि कभी पूछ दे प्रीलिम्स में तो आपको पता रहे। नेक्स्ट न्यूज है व्हाट इज ए डिजीज नेम। तो यहाँ पे इस न्यूज में जो डिस्कशन किया गया है वो कहा गया है कि पहले जो डिजीज का नाम होता था किसी पर्टिकुलर रीजन के नाम पे हो जाता था, किसी कंट्री के नाम पे हो जाता था। तो ऐसे में क्या होता था कि हमारा स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है कि उस एरिया के जो कंट्री के जो लोग हैं उनको ये बीमारी आता है, उनको अगर हम बुलाएंगे तो ये बीमारी फैल सकता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि स्पेनिश फ्लू था, स्पेनिश फ्लू स्पेन से ही आया था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है उसका ओरिजिन, लेकिन हमें लगा कि स्पेन से ही आया है, ठीक है। तो स्पेन से ऐसा नहीं आया था आसपास के कंट्रीज से। लेकिन आसपास के कंट्रीज में जो होता है कि मीडिया पे बहुत कर्व था उसको, जैसे होता है ना कि हमारे वहाँ क्या हो रहा है, हम न्यूज बाहर जाने नहीं देंगे। स्पेन में थोड़ा सा उस तरीके का नहीं था, तो न्यूज वहां से डट के ज्यादा आ रहे थे। और कंट्रीज में स्पेनिश फ्लू से ज्यादा लोग मरे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कर्व करके रखा था तो वो चीजें आ नहीं पाई थी, तो हमने इसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा। तो बहुत सालों तक स्पेन के लोग कहीं जाते थे तो उनके खिलाफ लगता था कि अरे ये बीमारी लेके आएगा, हम में भी आएगा, तो उनको एंट्री नहीं दिया जाता था, जो भी किंगडम हो, जो भी कंट्रीज हो। तो अभी जो WHO ने डिसाइड किया है कि अब हम जितनी भी कंट्रीज ये नाम रखेंगे डिजीज का, वो उनके साइंटिफिक जो वायरस का नाम है उस पे रखेंगे, नॉट विद द जहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। जैसे इन्होंने कई एग्जांपल दिया है कि दिल्ली बॉयल, मदुरा फुट, वेस्ट नाइल वायरस, तो ये सब बीमारी का नाम है। तो पहले जिस एरिया से होता था उसी के नाम पे रखते थे। तो इन्होंने यहाँ पे दिया कि जैसे एग्जांपल दिया है कि जो स्पेनिश फ्लू था वो कैसे 1980-20 के टाइम में पूरा का पूरा एक लार्ज पॉपुलेशन उससे गायब हो गई थी स्पेन की। तो
यही इन्होंने बाद में डिस्कस किया है कि जो हमें साइंटिफिक तरीके से रखेंगे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे जीका का इन्होंने दिया एग्जाम्पल। ये सब बीमारियां को एक बार आप लोग सर्च कीजिएगा, जीका वायरस, ये सब क्या कैसे हैं, क्योंकि ये सब न्यूज में है। नेक्स्ट न्यूज है बिल्स टू स्ट्रीमलाइन सर्विस रिलेटेड टू द फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन टेबल इनटू द लोकसभा। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम जो है वो नित्यानंद राय है, इन्होंने अभी रखा है। इस पे अभी काफ़ी बहसबाजी चल रहा है कि किस तरीके के राइट हम लोग देंगे। अभी तक हमारा इमिग्रेशन पे कोई एक एक्ट नहीं था, जो हमारा पासपोर्ट एक्ट था उसी के थ्रू हम लोग डील करते थे। ठीक है, तो एक हम प्रॉपर जब एक्ट होगा तभी तो हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से उनको अगर अलग कैंप में रखना है या अलग तरीके से डिपोर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इंडिया क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि हमारे वहाँ जो इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है, इसीलिए जो इमिग्रेंट्स हैं उनके राइट्स को भी हम लोग इंश्योर नहीं कर पाते हैं। अभी कौन न्यूज में था इमिग्रेशन पॉलिसी के अंडर में? यूएस तो था, अभी इंडिया में कौन सा एरिया बहुत कौन पर्टिकुलर एक सेक्ट था उसको बहुत ज्यादा हम लोग अभी टारगेट कर रहे थे। रोहिंग्याज काफी थे, रोहिंग्या जो हैं उनके राइट्स को इंडिया के नहीं है, इमिग्रेंट है इंडिया में, तो इमिग्रेशन पॉलिसी में ये भी तो आएगा जो बाहर से आ रहे हैं उनके प्रति क्या है। तो अभी काफी उनके खिलाफ ये मतलब न्यूज आ रहा था कि हम बहुत ही उनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ कर रहे हैं, जीना उनका मुश्किल है। दिल्ली में खासकर हम लोग देख रहे थे, इस पे काफी पॉलिटिक्स भी हो रहा था बीच में। जो इलेक्शन हुआ था रोहिंग्या की पॉलिसी को लेके काफी हो रहा था कि अपीजमेंट पॉलिसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस पर अभी आएगा एनालिसिस, अभी तो बिल जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या इसमें चेंजेज आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। टॉप इंटेलिजेंस चीफ विल मीट इन इंडिया विद दिस वीकेंड। तो ये हम देखेंगे कि इंडिया का इनिशिएटिव है और इसमें जो यूएस के हैं, कनाडा के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑल दे आर कमिंग। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि जो कनाडा अभी तक हम डिप्लोमेटिक रिलेशन ब्रेक किए थे वो अपना भेज रहे हैं। तो दिस विल बी फर्दर कमिंग इन द न्यूज़। रायसीना डायलॉग इंडिया का इनिशिएटिव है और यहाँ पे हम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं और फॉरेन कंट्रीज के भी जो ये रिसर्च एनालिसिस है उसको हम बुलाते हैं। ठीक है, रायसीना हिल्स रहेगा ना याद, ये पूछ से जाने का बहुत चांसेज है प्रीलिम्स में। मणिपुर के लिए अलग से 500 करोड़ दिया गया है, तो ये कुछ खास नहीं है। जस्ट जब मणिपुर के बारे में आप लिख रहे हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है तो वो उसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। बाकी सब एनीथिंग इम्पोर्टेंट। सेबी, सेबी के बारे में पता है? व्हाट इज द सेबी? सेबी मेंबर्स अर्ज इंडस्ट्री टू हेल्प बिल्ड ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। व्हाट इज द सेबी? यहाँ पे दो चीजों के बारे में आप जान सकते हैं, पहला सेबी और दूसरा यहाँ पे हुआ है कि एक फंड है जिसका नाम है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। तो सेबी के बारे में पहले बता दीजिए, आप बता दीजिए अंजलि, क्या पता है सेबी के बारे में? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडीज। जो भी हमारा कैपिटल मार्केट होता है, खासकर जैसे कि जो हम लोग स्टॉक शेयर ये सब जितना भी हम लॉन्च करते हैं उसको सेफ रखा जाए। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर पैसा देता है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हम इन्वेस्टर को देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कंपनी हुआ, कंपनी कोई अपना स्टॉक या शेयर लॉन्च किया, ठीक है, या सिक्योरिटी लॉन्च किया और उसमें पैसे कौन देगा? आम जनता देगा, अपना हार्ड अर्न मनी। ठीक है, अब मैं कंपनी हूँ लेके भाग जाऊँ तो मैं यहाँ पे स्टेबल ना हूँ, इन द केस अगर मेरा घाटा लगता है तो मैं पैसे कैसे दूँ? ये सब इंश्योर से भी करता है। ट्रांसपेरेंसी बना रहा है, पता चले मेरी कंपनी है 50,000 का, मैं इसको 5 करोड़ का कह के अपना शेयर बेच रहा हूँ, तो ये सब कहाँ से इंश्योर होगा? दैट इज फ्रॉम द सेबी। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, 1988 में इसका मूव किया गया था और स्टार्ट इसका 1992 में इनको एक्ट के थ्रू हमने स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया था। तो बहुत पुराना नहीं है, अभी हाल ही का है, क्योंकि इंडिया पहले क्लोज मार्केट था तो इतना कैपिटल मार्केट का रोल नहीं था। लेकिन जो जो हमने इकोनॉमी को ओपन स्टार्ट किया करना 1980 के बाद, तो हमें लगा कि एक रेगुलेटरी बॉडी आना चाहिए, तो हमने इसको उसी के साथ हमने इवॉल्व किया। क्लियर हो रहा है? जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है दैट इज एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। जैसे मानिए कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया और
कोई इन्वेस्टर है तो हम डायरेक्ट स्टार्टअप को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड है उस बॉडी को पैसा देंगे और वो स्टार्टअप्स में लगाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों तरीके से हो सकता है कि प्राइवेट स्टार्टअप को भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट स्टार्टअप को दे सकते हैं, और कई बार हेज फंड होते हैं उसमें भी हम लगा सकते हैं। तो ये सब आप पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस लगेंगी, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द मीडिएटर, और ये मीडिएटर कहाँ पे पैसे लगा रहा है, जहाँ पे स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टअप्स में जो पैसे लगाएगा कोई भी इन्वेस्टर, वो लगाएगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू। ये थोड़ा कम सिक्योर होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से इसका कनेक्शन नहीं होता है। जो नॉन लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनके में ये खासकर पैसे लगाते हैं, तो रिस्की हो गया ना, क्योंकि नॉन लिस्टेड है, ऑलरेडी उनका कोई डेटा नहीं है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। क्लियर? सेबी एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आएगा तो लिख लेंगे ना, इतना तो काफी है, इससे ज्यादा प्रीलिम्स में पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया इमर्ज एज द टॉप सोर्स फॉर द फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द दुबई। तो दुबई में हम पैसे दे रहे हैं, आप सोचिए, उल्टा मत समझिएगा। दुबई में जो पैसे लग रहे हैं, इंडिया का पैसा लग रहा है। दुबई अपने आप को एक डेस्टिनेशन के रूप में उभार रहा है कि टूरिस्ट हो गया, या वहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स हो गए, नए नए फिनेंशियल कंपनीज हो गए, फिनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो हम दुबई में ले जाके बना रहे हैं। तो दुबई में इसलिए पैसे भी लग रहे हैं क्योंकि एक तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया में जो कंप्लायंस का इशू है वो उतना नहीं है, टैक्स हेवन की तरह भी काम करता है, टैक्सेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खुद काम कर रही है। जैसे आप गोरखपुर में आसपास कैसे कंपनी डेवलप कर देंगे जब यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन ही सही नहीं है। आप रोडें देखिए, रोडों का हाल क्या है, पानी का कहीं से सप्लाई सही टाइम पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होगा, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी दे आर क्रिएटिंग द इन वायबल सिचुएशन, वायबल कंडीशन। क्लियर हो रहा है? तो दुबई में जो सबसे ज्यादा पैसे गए हैं वो इंडिया से गए हैं, नियर अबाउट 21%, फॉलोड बाय द यूएस, फ्रांस एंड यूके। तो आप ये प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से दिस इज इम्पोर्टेंट। 2024 में जो अभी आया है उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज नंबर 1। दुबई हैज रैंक नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर द ग्रीन फील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट्स फॉर 4 सक्सेसिव ईयर्स। तो 4 साल से वो नंबर 1 पे आ रहे हैं। ग्रीन फील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट, व्हाट इज मीन बाय द ग्रीन फील्ड? ग्रीन फील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट कोई आप बताइए। कई बार मैं क्लास में बताया हूं व्हाट इज मीन बाय द ग्रीन फील्ड, आप बताइए। नहीं, वो नहीं है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आप बता रहे हैं, वो वाला नहीं। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि एकदम वो जमीन नया है, कोई पहले से इंडस्ट्री नहीं है। मानिए दो तरीके से एक इंडस्ट्री तैयार हो सकती है कि पहले छोटा इंडस्ट्री था, उसको आप इवॉल्व करके बड़ा लगा दें, ठीक है, प्रोजेक्ट कोई बना दें। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग पहले से बना हो, बिल्डिंग का कुछ पोर्शन तोड़ के आप नया बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से था कुछ ना कुछ। ग्रीन फील्ड में टोटली जीरो स्क्रैच था, वहां से आप डेवलप कर रहे हैं, 100% पैसे आप लगा रहे हैं, वो कंपनी था ही नहीं। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो भी होता है दैट इज द टोटली न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है कि न्यू ग्रीनर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टर्न यूरिन इनटू द प्लांट फ्यूल, ठीक है। तो जो यूरिन है, कई बार हमें लगता है कि वेस्ट है, मैनेज नहीं कर पाते हैं, खासकर शहरों में ये बहुत ही बड़ा हेडेक है। लेकिन अभी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। 3 जरूरत होता है प्लांट का, अगर 3 चीजें मिले तो कहीं ना कहीं प्लांट टोटली आपको कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं होती है। तो ये टोटली हम कोशिश कर रहे हैं कि बाय द यूज ऑफ द यूरिन उसको हम कन्वर्ट करें। पहले ये बहुत लंबा प्रोसेस था, पैसे बहुत लगते थे, तो ये हो नहीं पाता था। हमें पता बहुत पहले से है, ये पता हमें 18वीं सदी से ही स्टार्ट हो गया था। 18वीं सदी में एक फिलोसफर थे, वो एक होता है ना कि जादू का एक पत्थर ढूंढ रहे थे जिसको टच कराते ही चीजें गोल्ड में बन जाए। होता है ना कि पहले आप देखिएगा जादू ये सब में
जो झाड़ फूक होते थे उसमें कहा जाता था कि कुछ ऐसा पत्थर मैं ढूंढ के लाऊंगा, उससे किसी भी चीज को टच कराऊंगा तो वो सोना बन जाएगा। तो लोगों का ये खोज चलता रहता था। तो एक फिलोसफर थे, उनका नाम था, जर्मन फिलोसफर थे, हेनिग ब्रांड। तो उन्होंने सोचा कि जो यूरिन है दैट इज द येलो, उनको लगा कि कहीं ना कहीं गोल्ड पार्टिकल है तभी वो उस तरीके से दिख रहा है। तो वो क्या करें कि उन्होंने अपने फैमिली का, अपने आसपास के जो लोग थे उनका यूरिन इकट्ठा किया और वहां पे उन्होंने गोल्ड सर्च करना स्टार्ट किया। तो उन्हें गोल्ड का वो पत्थर नहीं मिला, लेकिन उन्हें पता चला कि इसमें एक चीज पोटेशियम एंड फॉस्फेट है दो, जो बहुत यूजफुल है। तो वहीं से पहली बार हम कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस ढूंढे। बाद में ये था कि वो चीजों, जैसे उन्होंने जब स्टार्ट किया तो ये प्रोसेस बहुत ही महंगा था। जैसे अगर चीजें मिल भी जाए लेकिन प्रोसेस महंगा हो तो वो कामगार नहीं होता है। अब इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट यूरिन को हम पर कार्बामाइड में चेंज कर रहे हैं और पर कार्बामाइड से डायरेक्ट सॉलिड में हम कर रहे हैं। दैट इज द, यही है पर कार्बामाइड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड को फर्दर हम लोग डेवलप कर रहे हैं इनटू द पर कार्बामाइड। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आने वाले टाइम में हम एग्रीकल्चर का जो इनपुट कॉस्ट है वो घटा सकते हैं। और दूसरा जो सोल्यूशन दे सकते हैं कि अर्बन एरिया में जो वेस्ट है, खासकर यूरिनेट जो हम हमारा हर जगह हम देखते हैं फैला रहता है, वो हम कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिकली बेटर यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो दो सॉल्व कर देंगे, जो हम वेस्टेज अराउंड द सिटीज है अर्बन एरिया में उसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा इसको काफी अच्छे बाई प्रोडक्ट के रूप में भी हम डेवलप कर सकते हैं। लास्ट न्यूज अगेन जीएस पेपर 3 से है। यहाँ पे है कि लाइट डिटेक्टर्स रीडिंग योर वाइटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे है लाइट डिटेक्टर्स काम कैसे करता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, और क्या तेज होता है, बिल्कुल सही, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगता है। ठीक है, और क्या होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, रेस्पिरेशन जो होता है वो चेंज होता है। ये सारे प्रोसेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं और उसी को लेके हम कहीं ना कहीं उसको मेजर करते रहते हैं। आपका जितना भी मेजरमेंट होता है, वी विल बी मेजरिंग ऑल दिस थिंग। जैसे इन्होंने कहा कि न्यूमोग्राफ लगा के हम क्या करते हैं, चेस्ट में लगाते हैं, ब्लड प्रेशर पल्स कफ लगा के कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर वो करते हैं। और जो भी माना जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर जो होगा, आपका रेस्पिरेशन का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन अब आप झूठ बोलेंगे तो आपका वो बदलेगा, चेंज हो जाएगा, वो या तो सडनली इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यही सोच के ये हम लोग लाइट डिटेक्शन टेस्ट उसमें जब पूछा जाता है इस सब प्रोसेस में, तो वहां पे वो नोट करते रहते हैं जो भी मेजरमेंट होगा। ठीक है, और उसी आधार पे वो बताएंगे कि इतनी बातें सही थी, इतनी बातें झूठ थी। लेकिन बाद में ये पता लगाया गया कि प्रैक्टिस करके हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस करके झूठ भी हम इस तरीके से बोलेंगे कि हमारा सारा कंडीशन सेम होगा। तो इसीलिए कोर्ट ने बाद में रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट में ये एडमिसेबल नहीं है। जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रूफ के रूप में अभी भी नहीं लिया जाता है। तो ओवरऑल इसी का साइंस दिया हुआ है, और इसका जो अभी तक कोर्ट में जो इसका अभी मान्यता है, वैलिडिटी है, उसको डिस्कस किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।